नमस्कार. ॲग्रोनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. शेतीमालाच्या बाजारामध्ये आता आपल्याला काहीशी तेजी दिसते आहे. शेतीमालाचे बाजारभाव वाढताना दिसतायत. आपलं कापूस, सोयाबीन असेल, हळद असेल, तसंच काही कडधान्याच्या भावामध्ये देखील आपल्याला सुधारणा दिसून आली. मग आता 2026 हे वर्ष आपल्या या शेतीमालासाठी कसं राहू शकतं? कारण मागची 2 वर्ष आपण बघितली की तशी शेतीमालाच्या दृष्टीने मंदीचीच गेली. 2026 मध्ये शेतीमालाचे भाव वाढतील का? आपल्या शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळेल का? या सगळ्या प्रश्नांवर आज आपण चर्चा करणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणे आपल्याला शेतीमालाला बाजाराविषयी समजून सांगण्यासाठी, आपल्या प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत केडे ॲडवायझरीचे संचालक अजय केडिया सर. सर, आपका स्वागत है ॲग्रोन में. बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी मुझे बुलाने के लिए। सर, पहला सवाल यही है कि अभी पिछले 1-2 साल में हम लोगों ने देखा कि एग्री कमोडिटी में मंदी थी. अभी कुछ एग्री कमोडिटीज के भाव बढ़ने चालू हो चुके हैं. तो क्या 2026 में हम लोगों को एग्री कमोडिटी में अच्छी तेजी देखने मिल सकती है? देखिए, अगर मैं कमोडिटी सुपर साइकिल की अगर मैं बात करता हूँ तो यस, हाई पॉसिबिलिटी है कि इस बार हम पूरे एग्री पैक के अंदर एक अच्छा खासा गेन देंगे। देखिए, जब हम कमोडिटी की सुपर साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले कच्चा तेल और नेचुरल गैस में जंप आता है। वो हमने देखा कच्चा तेल लड़ाई जब रशिया यूक्रेन की हुई थी, जब हमने देखा कि $130 का लेवल दिखा है। इसके बाद चलता है सोना चांदी। तो पिछले 2 सालों में हमने देखा सोना और चांदी ने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। बट जो सुपर साइकिल में थर्ड फेज आता है जिसके अंदर कंजम्पशन बढ़ते हैं, कंजम्पशन में जैसे बेस मेटल तो कॉपर में बढ़ा, लेकिन अभी हमारा कैलकुलेशन बताता है कि एग्री में भी अब उसी तरीके से कंजम्पशन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं डिमांड के चलते हम देखेंगे ऐसी ऐसी कमोडिटीज में तेजी आएगी जिनकी स्टॉक, जैसे हम स्टॉक टू यूज रेशियो बोलते हैं, बैलेंस शीट टाइट है, उनमें एक जबरदस्त तेजी मिलेगी। हाँ, अभी भी इसका एक हम बोल सकते हैं प्रीव्यू आना स्टार्ट हो चुका है। जैसे हल्दी है, हल्दी पिछले 1 साल में 22% की तेजी दिखाई है। धनिया, जिसका स्टॉक टू यूज रेशियो बहुत ही ज्यादा टाइट है, मतलब सप्लाई बहुत कम है डिमांड के मुकाबले, जिसके चलते 35% की तेजी अब तक हमने पिछले 1 साल में देखी है। ऐसा ही कुछ हाल कोकोल का है, कॉटन सीड ऑयल के जहाँ पे सीड की अवेलेबिलिटी कम है, वहां पे 20% की तेजी देखी। सोयाबीन में 20% की तेजी, मस्टर्ड में 12%। बट वही ऐसी कुछ कमोडिटी भी है जिनकी सप्लाई बढ़ी है, जैसे मक्का, मक्के में 22% का फॉल आया। तो मुझे लगता है 2026 एग्री कमोडिटी का रहने वाला है। जो जो कमोडिटी की बैलेंस शीट टाइट रहेगी उनमें हम देखेंगे काफी अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखाई देंगे। जी. अभी सर थोड़ा सा एक-एक कमोडिटी के लेकर हम लोग चर्चा करते हैं. सबसे महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी चर्चा 2 कमोडिटी की है. वैसे 3-4 कमोडिटी की है. सोयाबीन है, कॉटन है, हल्दी है, उसके बाद में मक्का भी है. तो हम लोग सोयाबीन से शुरुआत करते हैं. सोयाबीन में हम लोगों को आगे क्या देखने मिल सकता है? रेट कितने बढ़ेंगे? देखिए, सोयाबीन की अगर बात करें तो प्राइजेस के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट हमने रिसेंटली देखा। सोयाबीन के भाव में पिछले 6 महीने के अंदर करीबन 20% या इनफैक्ट पिछले 3 महीने में अगर हम देखें तो 20% की तेजी देखी, और ये तेजी इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं कि ये कोई अलग है। रिसेंटली हमने देखा जो यूएसडी के डेटा आए हैं, तो पहला हमें ये देखना रहता है कि इंटरनेशनल में भी भाव कैसे मूव किए, तो इंटरनेशनल के भाव में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया है, डोमेस्टिक में भी। तो रिसेंटली हमने देखा जो सप्लाई है वो 17 मिलियन बुशल से बढ़ा जरूर है, क्रशिंग है वो भी बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो बायोफ्यूल की डिमांड एज ऑफ नाउ डाउन है। बट कुल मिलाकर आई थिंक स्टॉक टू यूज रेशियो इंटरनेशनल में तो स्टेबल है, बट डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि ऑफटेक बढ़ा है। साथ में उम्मीद है कि ये एमएसपी के भाव तक चली जाएगी, क्योंकि अभी स्टॉकिस्ट धीरे धीरे डिमांड इंप्रूव कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इसमें मुझे लगता है सपोर्ट जो मिला है वो डीजीजीएस की वजह से मिला है, क्योंकि मैंने काफी पोल्ट्री इंडस्ट्री वालों से बात की तो बोले जो अंडे का उत्पादन है उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें हमने कमी आते हुए देखी है, जिसके चलते पॉसिबल है कि कुछ क्लैरिटी गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए तो बहुत ही बढ़िया। बट ये देखा जा रहा है कि जो पोल्ट्री इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई थी, मक्के पे आ गई थी, वो अब धीरे धीरे वापस सोयाबीन की, तो वहां से एक डिमांड हम इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर भी अब जो एंडिंग स्टॉक है वहां पे भी हमने ड्रॉप आते हुए देखा। हालांकि ब्राजील काफी अच्छा सप्लाई इस वक्त दे रहा है, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि सोयाबीन में डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो अब तक की गिरावट थी वो अब इम्प्रूवमेंट आ रहा है स्लोली एंड स्टेडीली। पिछले एक हफ्ते में ही हमने 3% की तेजी देखी है, बट जल्द हम देखेंगे ये वापस 5400-5500 तक का भी भाव दिखा सकता है। तो ओवरऑल सोयाबीन में मुझे ज्यादा मंदी नहीं दिखाई दे रही है, मार्केट स्टडी रहेगा, 5400-5500 के भी लेवल मिल जाएंगे। जी.
अभी सर दूसरे हमारे कमोडिटी है जो फार्मर अभी वेट कर रहे हैं वो है कॉटन। तो कॉटन मार्केट में हम लोगों को आगे क्या देखने मिल सकता है? कॉटन में और तेजी बची हुई है या फिर मार्केट यहाँ तक ही बढ़ सकता था? देखिए, अगर मैं कॉटन की अगर बात करूं तो कॉटन को वैसे भी व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, और काफी समय से हमने देखा कॉटन के प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। अगर हम M6 स्पॉट कॉटन की बात करें तो 26,500 के करीब है। पिछले एक साल में मार्केट फ्लैट रहा है, बट पिछले एक महीने में 4-4.5% से ज्यादा की तेजी आई है। कपास भी हमने देखा 4% की तेजी के साथ 1600 के ऊपर ट्रेड करता है। आइस कॉटन में भी अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी भाव 64-65 के ऊपर आ चुका है, और लास्ट कॉटन सीड ऑयल के में तो 15% की तेजी पिछले 3 महीने में हमने आते हुए देखी है। ये दर्शाता है कि काफी समय के बाद कॉटन में हलचल आना स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले एक अच्छा कोरिलेशन मैं बताना चाहूंगा कि अच्छा कोरिलेशन मैं बताना चाहूंगा कि कॉटन का जो कॉटन है वो क्रूड से भी चलता है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि क्रूड के कॉटन का जो कॉम्पिटिटर है वो पॉलिस्टर है, और पॉलिस्टर पॉलीमर से बनता है। पॉलीमर मतलब कच्चा तेल। तो जिस ढंग से अब हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, तो कच्चे तेल में फर्स्ट क्वार्टर में तो थोड़ी गिरावट है, बट धीरे धीरे हम देखेंगे यहाँ पे हम इंप्रूवमेंट होते हुए देखेंगे। तो अगर कॉटन के प्राइस आइस कॉटन पे ब्रांड क्रूड अगर $70 पार करता है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन जो हम ईरान में वेनेजुला में ये देख रहे हैं, तो उसका असर आइस कॉटन पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा और डोमेस्टिक मार्केट में। वैसे हमने रिसेंटली जो यूएस कॉटन की रिपोर्ट आई है वहां पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं यूएस के जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो 2% कम किया गया है, 13.9 मिलियन बेल्स के आसपास। और वहीं अगर हम एंडिंग स्टॉक की बात करें वो 7% की गिरावट दिखा रहा है। ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो टोटल वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है वो करीबन 3,50,000 बेल के आसपास मंथ ऑन मंथ है। चाइना में इंप्रूवमेंट हुआ है, जबकि इंडिया, यूएस, अर्जेंटीना और तुर्की यहाँ पे हमने ड्रॉप देखा है। ग्लोबल कंजम्पशन थोड़े बहुत स्टडी है, बट जिस ढंग से ग्लोबल स्टॉक टू यूज रेशियो है वो अब बड़ा फॉल दिखा रही है। ये बड़ा कारण बन सकता है कि आने वाले टाइम में हम कॉटन में अच्छी तेजी देखें। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि सोइंग तो ठीक ठाक थी, बट जो मौसम की बेवकती थी उसकी वजह से इल्ड में बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ है, और इसी के चलते इस बार प्रोडक्शन ठीक है नंबर 300 के आसपास के दिखा रहे हैं, बट फिजिकल में अगर हम बात करते हैं तो 285 290 के लेवल्स आ रहे प्रोडक्शन बता रहा है, जो ना काफी है। तो पहले का जो कैरी ओवर स्टॉक्स है वो हम देखेंगे काफी नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से भाव में चाहे कपास हो, कॉटन सीड ऑयल की हो, सब में तेजी दिखाई देगी। हालांकि इंपोर्ट्स हमारे काफी इंप्रूव हुए हैं, बट जिस ढंग से रुपए में जो गिरावट है तो ये भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज्यादा टिकेंगे। तो कुल मिला के ऐसा मंदी जैसा सीन तो नहीं दिखता, बट मुझे लगता है तेजी आएगी, बट स्लो एंड स्टेडी आएगी, जो हम फरवरी मार्च के बाद इसमें आते देखेंगे, जिसमें मुझे कॉटन सीड ऑयल के ज्यादा तेज दिखता है, क्योंकि सीड की अवेलेबिलिटी बहुत ही एक कंसर्न रहेगी, और जल्द हो सकता है कि ये साल में हम 4,000-4,200 का भी लेवल सीड में क्रॉस करते हुए देखेंगे। आइस कॉटन 70 सेंट के करीब जाते हुए दिखेंगे, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में जो कॉटन के भाव है, और यहाँ से लगभग 10-12% की तेजी दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉटन काउंटर इस बार पूरा कॉम्प्लेक्स काफी अच्छा ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जी सर। और सर अभी तीसरी जो कमोडिटी है जो किसान अभी वेट कर रहे हैं वो है मक्का। तो मक्के में हम लोग क्या देखने मिल सकता है हम लोगों को अभी 2026 में? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 24 में और 25 में तो अच्छी खासी तेजी थी, अच्छे खासे रेट बहुत महीने में किसानों को मिले थे, मक्का बेनिफिट दे रहा था। लेकिन इस साल की कंडीशन ऐसी है कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकाल रहे, ऐसे किसानों का कहना है। तो क्या मक्का 2026 में बढ़ सकता है या फिर हमें एमएसपी के नीचे मक्के के रेट देखने मिल सकते हैं? देखिए, अगर मक्के की अगर बात करें तो प्राइस अभी मोटा मोटी 2,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 1,900 के आसपास। भाव में पिछले 6 महीने में हमने लगभग 20% की गिरावट, या पिछले एक साल में हमने 20-22% का फॉल देखा है। इसका मेजर कारण क्या रहा है? अल्टरनेट्स। क्योंकि देखिए, मक्के में जो तेजी का सबसे बड़ा स्रोत रहा है वो था बायोफ्यूल्स के अंदर हम उपयोग करेंगे, जिसके चलते हमने जबरदस्त तेजी देखी। दूसरा, डीजीजीएस का भी एक उपयोग होने लग गया, चाहे पोल्ट्री इंडस्ट्री हो या फीड इंडस्ट्री हो, उसके अंदर हमने काफी अच्छा मोमेंटम देखा, एंड रिजल्टेंट हमने देखा मक्के के भाव आसमान छूने लग गए। बट जिस ढंग से हमने एथनॉल के चलते पैडी या अदर कमोडिटीज को भी चुना गया है, तो उसके बाद से ही हमने देखा एक तरह से गिरावट का माहौल बनना चालू हो चुका है। क्योंकि अभी भी इंडिया
अगर हम देखते हैं तो उतना बड़ा एडॉप्शन बायोफिल में नहीं हुआ। हालांकि इंडोनेशिया B50 की बातें करती है, ब्लेंडिंग 50 की, बट अभी भी बाकी एवरेजेस अगर हम देखें उसके मुकाबले बायोफिल के लिए जो सप्लाई है वो बहुत ही खास थी। इसकी वजह से हमने भाव में कंसिस्टेंट हमने एक गिरावट देखी पिछले एक साल में। आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो सप्लाई एज ऑफ नाउ तो मुझे काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर आप यही प्राइस परफॉर्मेंस अगर पैडी के साथ देखोगे तो पैडी के भाव में 20% की तेजी आई है साल भर में, और मक्के में उतनी ही गिरावट आई, जो क्लियरली बताता है कि कहीं ना कहीं अब जो डिमांड है वो पैडी की तरफ बढ़ गई थी जब से एथनॉल की बातें हुई थी और मक्के में फॉल है। तो टाइम बिंग तो मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर एक दबाव तो है, बट डोंट एक्सपेक्ट कि अब फ्री फॉल जैसी सिचुएशन रहेगी। भाव ऑलरेडी काफी टूट चुका है, तो मुझे लगता है ऊपर में 2100 और नीचे में 1700 1750 ये दायरे में रहेगा। एज ऑफ नाउ कोई बड़ा उछाल आता हुआ दिखाई नहीं देता मक्के में। नीचे में 17-1750 के आसपास एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। जी सर। और सर, और एक अपनी कम्युनिटी है जो पिछले कुछ दिनों से अभी चर्चा में, वो है हल्दी। हल्दी का उत्पादन इस साल भी बढ़ने की आशंका बहुत सारी जगहों से आ रही है। किसानों ने भी इस साल सोइंग का कुछ एरिया बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद में बारिश से कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था बीच में। तो क्या हल्दी के जो अभी बढ़े हुए रेट है वो अभी सस्टेन कर पाएंगे? इस साल जो नया क्रॉप आएगा किसानों के हाथ में, क्या उसके लिए अच्छा रेट मिल पाएगा? मुझे लगता है जी 2026 जो रहेगा वो हल्दी के लिए यादगार साल रहेगा। जैसे हमने सोने में देखा पिछले साल 80% की तेजी थी, वैसे ही कुछ मूवमेंट मुझे लगता है हल्दी में रहेगा। देखिए पिछले साल भी जब हमने मार्च अप्रैल में 11,500 का भाव देखा था, तब भी मैंने कहा था मुझे ज्यादा बड़ी मंदी नहीं दिखाई देती है, डिस्पाइट कि हमने सोइंग का एरिया 25-30% बढ़ने की भी न्यूज थी। बट जिस ढंग से मौसम का जो विकार था उसके चलते हमने 20-25% तक के यील्ड में लॉसेस आते हुए दिखे। जो क्रॉप एक्सपेक्टेशन थी कि 1 करोड़ 10 लाख बोरी के आसपास पहुंच जाएगी, बट वो अब घटते घटते 90 के आसपास, और कुछ जगह पे बताया जा रहा है कि ये 80-85 रह गई है। तो मेरा बैलेंस शीट अभी भी वही बताता है कि जो डिमांड है, घरेलू डिमांड 72 से 75 लाख बोरी और एक्सपोर्ट 30-35, कुल मिला के हमें 1 करोड़ से 1 करोड़ 10 लाख बोरी का रिक्वायरमेंट होता है। बट उसके मुकाबले अगर हम सप्लाई देखें तो ये टाइट रहनी है। हाँ, फिर मार्केट इतना क्यों नहीं बढ़ा, उसका कारण है सेंटीमेंट। जिस ढंग से हल्दी का एक सेंटीमेंट क्रिएटेड है कि ये चल नहीं सकती है, तो हमने बार बार देखते हैं प्राइजेस 15 के आसपास आता है फिर नीचे आ जाता है, 18 तक आता है फिर गिरावट आ जाती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है हल्दी में एक क्रेडिट सेंटीमेंट खराब हो चुका है, मतलब उधार खाता कुछ भी काम नहीं हो रहा है, जिसके चलते मार्केट अभी 19 के आसपास आती है फिर गिरावट ले लेती है। बट मुझे लगता है कि बैलेंस शीट मार्च अप्रैल तक टाइट रहेगी। सामने रमजान डिमांड भी है, और इसमें हमें ओल्ड हल्दी की रिक्वायरमेंट है, और पिछले 2 सालों में 56 लाख बोरी 75 लाख बोरी, तो ये कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। हालांकि काफी मिलावट की भी न्यूज आती है, बट उसको मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बैलेंस शीट तो मुझे पिछले साल से ही टाइट दिखाई देती है, बट उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में इसलिए नहीं आया था क्योंकि बैलेंस शीट टाइट के साथ साथ जो डिमांड सेंटीमेंट है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। बट इस बार मुझे लगता है नई क्रॉप की आवक से पहले पहले आप प्राइसेस को देखोगे कि 21-22 हजार तक का भी एक झटका ऊपर में मार सकता है। बट ध्यान रखिए सस्टेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो इस साल जो अभी तक की तेजी आई है, या मैं 21-22 की जो बातें कर रहा हूँ, ये आपको अप्रैल तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेजेस है वो प्राइजेस में रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। बट इसी भाव को देखते हुए अगले साल की जो मई में जून में स्विंग होने वाली है वो और स्ट्रांग होने वाली है, और वो कहीं ना कहीं भाव में एक जबरदस्त गिरावट का रुख भी लेगा। तो 21-22 हजार का मुझे लगता है कि एक बार शॉर्टेजेस की वजह से जो 2-3 महीने में तेजी आएगी वो आएगी। उसके बाद भाव वापस मेरे को टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्विंग इस बार भी बढ़ते हुए दिखाई देगी। एज ऑफ नाउ जो सिम्टम आज की डेट में दिखाई दे रहा है, और मौसम में आईएमडी ने कहा है कि मानसून थोड़ा सा नरम भी रहेगा, तो भाव में ये साल हल्दी के अंदर उठापटक ज्यादा रहेगा। बट अगले महीना, अगले 1.5-2 महीना मुझे तेजी दिखती है जो 20-22 हजार का लेवल दिखा दे। बट अप्रैल ऑनवर्ड्स, अप्रैल एंड के ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में फिर से एक अच्छा फॉल आने की तैयारी है, क्योंकि इस बार स्विंग का एरिया और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। सर, हल्दी के साथ साथ और कौन सी कम्युनिटी है स्पाइसेस में कि जिसके भाव इस साल बढ़ने की ज्यादा चांसेस है? देखिए जैसे मैंने ये जब इंटरव्यू स्टार्ट किया था तो मैंने बोला जिस जिस कमोडिटी की बैलेंस शीट टाइट रहेगी वो बैलेंस शीट में हम बहुत अच्छा मूव देखेंगे। तो मुझे लगता है एनसीडीएक्स की अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो सबसे पहला पिक है मेरा धनिया। धनिया में हमने देखा 2022 के अंदर
रोमानिया, बल्गेरिया काफी धनिया इंपोर्ट हुआ, जिसके चलते भाव क्रैश कर गए थे और नीचे में 6,500 का भाव आ चुका था। अब आप देखो ब्लैक सी एरिया के अंदर एक लड़ाई के चलते फार्मर्स फौज की तरफ मोड़ कर लिए थे। सेकंड, वहां पे अब फूड स्कैरसिटी का कंसर्न है, इसलिए वहां पे मोटे अनाज के ऊपर सोइंग ज्यादा बढ़ी है। तो एक वेदर भी वहां पे इस बार डिस्टर्ब रहा है। तो धनिया इंटरनेशनल में कहीं से आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देख रहे हैं 1,10,00,000 बोरी के आसपास का पिछले 2 साल का कंसिस्टेंट प्रोडक्शन रहा है। हालांकि हमारा जो एरिया है वो पिछले साल जितना ही बताया जा रहा है, लेकिन इस बार अगर यील्ड में थोड़े भी लॉसेस आते हैं और लेट्स से 1 करोड़ या उसके नीचे के फिगर आ जाते हैं, या चलो पिछले साल का भी क्रॉप आ जाता है 1,10,00,000 का भी, तब भी हमारी जो डिमांड होती है वो करीबन 1.5 करोड़ बोरी की होती है और कैरी ऑन स्टॉक बताया जा रहा है 25 से 30 लाख बोरी का। तो अगर 1/10 में भी अगर मैं 30 भी जोड़ता हूँ तो 1,30,00,000 से 1,40,00,000 है, जबकि हमारी खपत 1.5 करोड़ के ऊपर की है। तो ये बैलेंस शीट बहुत टाइट दिखा रही है। पिछले 6 महीने में हमने भाव में 45% से ज्यादा की तेजी देखी है और मुझे लगता है कि इस बार सोइंग के इस बार हार्वेस्टिंग के टाइम पे थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए, बट ये कमोडिटी ऐसी है जो आने वाले टाइम में 15,000 मतलब आप मोटा मोटी 20% 25% की तेजी तो बैर मिनिमम और मिलते हुए दिखाई दे रही है। सेकंड है जीरा। जीरे में सप्लाई ठीक है, लेकिन जिस ढंग से बाकी कमोडिटीज बढ़ रही है तो उसको भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन गवार सीड गवार गम पे आप नजर रखिए, बिकॉज पिछले 5-7 सालों में हमने देखा एरिया अंडर कल्टीवेशन में कंटिन्यू ड्रॉप है और कैरी ओवर स्टॉक इसलिए मैं कम बोल सकता हूँ क्योंकि एक्सपोर्ट के नंबर्स है वो कंसिस्टेंट बने हुए हैं, जिसके चलते हमने 4500 वाला गवार सीड 5800 का भाव देख रहे हैं, जबकि ऊपर में 6200 तक चले गया था। तो मुझे लगता है अनिल जी यहाँ पे भी बैलेंस शीट काफी टाइट रहने की उम्मीद है और ये ऊपर में करीबन 7,500 8,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। एंड लास्ट अगर हम बात करें कुकुड़ कॉटन सीड ऑयल के, यहाँ पे सीड की कमी के चलते ऑलरेडी प्राइजेस ने 15% की तेजी पिछले 3 महीने में दिखा दिया है। ये मुझे लगता है कि अगर हम अगस्त तक की अगर बात करें, क्योंकि देखिए चंचल कमोडिटी है, उठापटक ध्रुव नहीं आती है, नीचे में 3,000 3,100 के नीचे जाती भी नहीं दिखाई देती है और ऊपर में मुझे लगता है ये समझो 4200 तक का भी लेवल दिखा रही है। तो अगस्त तक इस कमोडिटी में मुझे अच्छी तेजी दिखाई दे रही है। जी सर। सर थोड़ा सा ऑयल सीड से बाकी मतलब मस्टर्ड है, उसके बाद में जो पल्सेस है तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि पल्सेस भी अभी चना आने वाला है, उसके बाद में तुअर भी आ जाएगा। देखिए ओवरऑल पूरे पल्सेस की अगर हम बात करें तो भाव पिछला साल नकारात्मक रहा, जहाँ पे चने के भाव में 12% का फॉल, मूंग में 6% का फॉल, मसूर में भी 2% का फॉल, मिला जुला हमने देखा नेगेटिवनेस ही रहा है। बट हाँ, जनवरी ऑनवर्ड्स भाव में एक सपोर्ट मिला है, जहाँ पे चने में 4-5% की तेजी के साथ 5700 का भाव चल रहा है, मूंग भी 7,500 के आसपास 7,600 के आसपास ट्रेड कर रही है, मसूर भी 6 के करीब ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कि यस, सोइंग का एरिया तो ठीक ठाक हुआ है, प्रोडक्शन भी ठीक है, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा डर था वो मार्केट में पीली मटर का था। हालांकि गवर्नमेंट के जो एक्शन लिए गए हैं उसके बाद भाव को सपोर्ट मिला है। अगले 3 महीना डिमांड भी अच्छी है, सप्लाई भी ठीक ठाक है, ऑस्ट्रेलिया की क्रॉप भी ठीक ठाक है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी तो नहीं है। बट जैसे हमने जुलाई अगस्त के अंदर, अगस्त सितंबर में देखा भाव 6100 6200 के करीब चले गए थे, फिर गिरावट दिखाई थी। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि चने में एज ऑफ नाउ कोई बड़ी मंदी भी नहीं है, तो तेजी में 6,000 तक का लेवल एक बार दिख जाए, लेकिन सामने क्रॉप आते हुए देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कोई बड़ा मूव रहेगा। तो अगला सामने क्रॉप भी है और डिमांड भी है, तो दोनों को देखते हुए 5600 से लेकर 5,900 का जो दायरा रहेगा उसी दायरे में रहेगा। मूंग में भी मुझे लगता है कि भाव में तेजी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखा रही है पिछले 3 महीने से, ऊपर में 7800 7850 तक का लेवल दिखा सकता है। और मसूर में भी हम देख रहे हैं कि भाव सप्लाई ठीक ठाक आ रही है कंटिन्यू, तो 5500 से 6500 का जो रेंज है उसी में रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं। लेकिन हाँ, चने में थोड़ी बहुत रिकवरी हमको आते हुए दिख रही है। जी सर। और सर थोड़ा सा ऑयल सीड्स के बारे में, जो अभी सोयाबीन के बारे में तो आपने बताया, मस्टर्ड और जो बाकी मूंगफली है उसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो सोयाबीन के भाव में तुमने देखा पिछले साल 20% से ज्यादा की तेजी, मस्टर्ड में 12% है, सोया तेल में भी 5% की तेजी थी। बट पाम ऑयल की बात करें, यहाँ पे हमने अच्छा गिरावट देखा है, तेल के भाव भी 1165 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, सोया तेल 1328 के करीब ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट में जिस ढंग से कच्चा तेल अब स्टेबल था या गिरावट भरा था, उसकी वजह से पाम ऑयल है वो 4,000 4,100 के करीब ट्रेड करता हुआ बीएमडी पे दिखाई दिया है।
अभी भी मुझे नहीं लगता है, सप्लाई ठीक ठाक है, कोई बड़ा ऐसा जम नहीं है। हाँ, एक B50 का जो अपडेट है वो पाम ऑयल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से सोया और सीपीओ डोमेस्टिक मार्केट में ग्राउंडनट ये सबको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। साथ में हम देखेंगे अगर कच्चा तेल बढ़ता है तो पाम ऑयल में भी उछाल है, बट एज ऑफ नाउ सप्लाई को देखते हुए 3,900 के नीचे नहीं है, 4250 या 4300 के ऊपर भी नहीं है, तो दायरा बना हुआ है। लेकिन हाँ, सोया में मुझे लगता है कि अगर सोयाबीन के भाव में तेज रहता है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट पैरिटी के हिसाब से मिल जाएगा, बट 1380-1400 के ऊपर सोया तेल भी नहीं लगता, और सीपीओ भी मुझे लगता है 1200-1240 मिल जाए बहुत बड़ी बात है। एज ऑफ नाउ ऑयल सप्लाई अच्छी है हमारे पास, सनफ्लावर की बोलो या ग्राउंडनट की बोलो, तो मेरे को नहीं लगता कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा गेन रहेगा, बट मिल जाएगा। मस्टर्ड की क्रॉप ठीक ठाक है इस बार, और प्रोडक्शन भी ठीक रहेगा, तो बड़ा फॉल तो नहीं, बट 7,000 एक बार लग रहा है मुझे मैक्सिमम उतना ही रहेगा। लेकिन क्रॉप अगले महीने से जैसे जैसे आना स्टार्ट होगा तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बट तेल में मुझे ज्यादा फॉल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक रुपए की गिरावट के चलते हमारे इंपोर्ट्स है वो कॉस्टली रहने हैं, और साथ में अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की तेजी की वजह से पाम ऑयल तेज रहेगा, और पाम ऑयल की तेजी की वजह से तेल में मुझे लगता है स्टेबिलिटी बनी हुई रहेगी। जी। अभी सर थोड़ा सा नॉन एग्री कमोडिटी जो अपना गोल्ड और सिल्वर जो आपका भी एक पसंदीदा टॉपिक है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो भी लोग उसमें ट्रेड करना चाहते हैं या फिर हमारे किसान भाई है कि जो उसको देखते हैं, तो आगे क्या हो सकता है दोनों कमोडिटी में? बिल्कुल, देखो कोई भी कमोडिटी का शो और सोने चांदी की बात नहीं हो, ऐसे हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है देखिए सोने ने जबरदस्त तेजी दिखाई है 80% की, और पिछले 10-20 सालों में हमने कभी भी एक साल में इतनी बड़ी तेजी नहीं देखी है। चांदी की भी अगर हम बात करते हैं तो चांदी ने तो इनफैक्ट 200% की तेजी दिखाकर 2,95,000 का भाव दिखा दिया। मतलब लगभग हम बोल सकते हैं 3 लाख के करीब हम चांदी को इस वक्त जाते हुए देख पा रहे हैं। देखिए फंडामेंटल में तो कोई मेजर चेंजेस अभी तक हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि ठीक है, टेक्निकल चार्ट्स पे देखता हूँ तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, करेक्शन भी दिखता है कि 25-30% का आ जाएगा। बट जिस ढंग से सोलार में ईवीज में यूज केस बढ़ गया और सप्लाई अभी तक कुछ जो इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, वो प्राइसेस को अभी भी तेज रख रहा है। मुझे लगता है कि अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस ईरान का लड़ाई कैसे मोड़ लेता है, इंटरेस्ट रेट का थीटा कैसे रहता है। करंट लेवल से लेने की तो सलाह नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी काफी बढ़ा हुआ है। देखते हैं अगर जनवरी फरवरी के अंदर अगर 12-15% का भी फॉल आता है तो वहां पे सोच समझ के वापस लेना चाहिए। बट मुझे लगता है सोने में तो ज्यादा नहीं, बट चांदी में गिरावट के बाद वापस बाइंग बढ़ेगी, या फिर चांदी को जो रिप्लेस कर सकता है वो है कॉपर। तो कॉपर में अभी तक एनर्जी क्या, जब भी हम कमोडिटी निवेश की बात करते हैं तो कमोडिटी का नाम ही नहीं आता था। बट सोने चांदी के रिटर्न के बाद अब सबको लगने लग गया कि यस कमोडिटी भी कोई चीज है, जिसके चलते हमने देखा कॉपर में भी 60% की तेजी। कॉपर में मैं ज्यादा तेज हूँ, मुझे लगता है और एडिशनल 20-25% की तेजी आ सकती है। तो यस नॉन एग्री के अंदर मुझे लगता है कॉपर सिल्वर ये अभी भी ठीक ठाक है करेक्शन के बाद, लेकिन एग्री इस बार 2026 में धूम मचाने वाली है। जी सर, थैंक यू। अभी जो आपने ओवरव्यूज दिए एग्री कमोडिटी नॉन एग्री कमोडिटी के बारे में, तो निश्चित तौर पे ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी उसका बेनिफिट हमारे फार्मर भाइयों को भी अच्छी तरह से होगा। थैंक यू सर, आज आपने टाइम दिया और ये सभी मार्केट हम लोगों को इतने आसान भाषा में समझाया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।